गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेक्शन 40A3। सर सेक्शन 40A3 क्या बताता है? सर हम लोग इस सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए बच्चों, सेक्शन 40A3 क्यों बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने सेक्शन 40A3 इसलिए इनकम टैक्स से बनवाया ताकि बच्चों कैश के मूवमेंट को कम किया जा सके। मतलब बच्चों कैश ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए बच्चों गवर्नमेंट ने इस तरीके की प्लानिंग क्रिएट की। अब सवाल ये खड़ा होता है बच्चों कि सर इनकम टैक्स ने सेक्शन 40A3 में क्या बताया? सेक्शन 40A3 में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने क्या बताया है? सिंपल बात है बच्चों, बहुत सिंपल है। कहता है कि डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब बच्चों इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देगा। साफ साफ कहता है बच्चों कि डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर को हम डिसअलाउड कर देंगे अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो। इन एक्सेस ऑफ 10,000, अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट किसी को भी किया है तो वो डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस बात पर आइए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों, ताकि कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। ये हमारा सबसे बड़ा मेन मोटो है। गवर्नमेंट क्या चाहती है बच्चों, ताकि वो कैश ट्रांजैक्शन, कैश के मूवमेंट को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। ठीक है, क्या सर इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं? बिल्कुल है, आइए ध्यान से समझिएगा। कहता है कौन पर्सन दे रहा हो सर, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? कहता है एनी पर्सन मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में बच्चों, एक दिन में बच्चों कहता है एनी पर्सन मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन, देखिए बच्चों किसी भी पर्सन को करते हैं एक दिन में। अच्छा बात पर ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को एक सिंगल ट्रांजैक्शन करता है एक दिन में, सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन, कहता है एक्सीडिंग 10,000, अगर वो ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा का कैश है। ठीक है, कितने का बच्चों? 10,000 से ज्यादा का है नॉर्मल बिजनेस में, और 35,000 रखा गया है जीटीए बिजनेस में। अब जीटीए क्या है बच्चों, आप ये समझना चाहेंगे। कहता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीटीए कहते हैं बच्चों हम लोग। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज नोन एज जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो बच्चों क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कहता है कि एनी पर्सन मेड टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक दिन में अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा करता है, अदर देन, मतलब अकाउंट पे चेक नहीं था, या डिमांड ड्राफ्ट नहीं था, ईसीएस नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो 100% डिसअलाउड। बच्चों घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सिंपल समझिए। सेक्शन 40A3 कहता है अगर एक दिन में एक सिंगल ट्रांजैक्शन किसी एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा कैश दिया गया हो, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में 35,000 से ज्यादा दिया गया हो, तो डिसअलाउड है, 100% डिसअलाउड है। अच्छा सर क्या मतलब? सर डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डिसअलाउड का मतलब हुआ बच्चों कि इनकम टैक्स डेबिट करने नहीं देगी, डेबिट करने नहीं देगी बच्चों।
कहेगी कि मैंने इसको एक्सपेंस माना ही नहीं, और अगर तुमने डेबिट कर लिया तो वापस क्रेडिट करवा देगी बच्चों। अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करें तो क्रेडिट करवा देगी, और टैक्स के लैंग्वेज में बात करें बच्चों तो डिसअलाउड कर देगी। क्या कर देगी बच्चों? डिसअलाउड। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि सेक्शन 40A3 क्या कह रहा है? सिंपल बच्चों यही कह रहा है कि अगर कोई एसएससी किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट करता है तो वो एक्सपेंडिचर कैश में नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा कैश किसी पर्सन को दिया गया है, सिंगल ट्रांजैक्शन इन अ डे, एक दिन में, तो वो डिसअलाउड है। और वो भी बच्चों 100% डिसअलाउड है। ये सबसे रिमार्केबल बात तो ये है बच्चों कि ये 100% डिसअलाउड है। तो सर क्या हमें चेक से पेमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल। डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ जी। या किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली, जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम, इस तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं बच्चों। ठीक है सर, ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम को कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करने के तरीके को हम ईसीएस कह रहे हैं। सर एक बात बताइए, पूरा इसका एक सेंस समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों क्या कहता है, आइए बच्चों सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चों, एसएससी, एसएससी तो कोई भी हो सकता है ना बच्चों। एसएससी कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है। एसएससी तो कोई भी हो सकती है बच्चों, उसके लिए कोई इशू है नहीं। कहता है बच्चों एसएससी ने पेमेंट किया है। एसएससी ने क्या किया बच्चों? पेमेंट किया है। किसको? एक पर्सन को, कोई भी हो सकता है बच्चों। अच्छा, एक पर्सन को पेमेंट किया, वो भी एक दिन में। एक दिन में, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, एक दिन की बात हो रही है और सिंगल ट्रांजैक्शन की बात। कहता है बच्चों, और जो पेमेंट है वो 10,000 से ज्यादा है, तो 10,000 से ज्यादा अगर ये पेमेंट रहा तो इनकम टैक्स क्या कह रही है? हम 100% क्या कर देंगे? इसको डिसअलाउड कर देंगे। सर अगर इस एक्सपेंस का हमको डिडक्शन लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल बच्चों, कहता है आप चेक से पेमेंट कर दो, आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से पेमेंट कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से पेमेंट कर देंगे तो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। सर ओवरऑल आप यही कहना चाह रहे हैं, पूरी कहानी तो यही आ रही है ना सर, कि मोड ऑफ पेमेंट चेक होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हो, गूगल पे, फोन पे, भीम, किसी भी तरीके से हम पेमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तब गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। बिल्कुल बच्चों, तब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। अच्छा बच्चों, सरकार का जो सबसे बड़ा मकसद है ना बच्चों, बच्चों गवर्नमेंट का यहाँ सबसे बड़ा मोटिव है कि कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना, कैश ट्रांजैक्शन को कम करवा देना बच्चों, ताकि गवर्नमेंट के पास एक फेयर रिकॉर्डिंग हर एक चीज का रहे बच्चों, और कहीं ना कहीं कैश के डिमांड को भी कम करना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग बहुत रिजिड है। आइए बच्चों इस बात को भी समझ लीजिए। गवर्नमेंट ने बच्चों कुछ ऐसे कंडीशंस भी बताए हैं जो, जहां पर बच्चों सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। मतलब आप कह सकते हो कुछ एक्सेप्शंस। गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों? कुछ अपवाद को बताया है, कुछ एक्सेप्शंस को भी बताया है। वो क्या है? सुनिए बच्चों, कहता है अगर वो पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं और वो कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा किया गया है, तो ये एक्सपेंडिचर अलाउड है। अच्छा,
ये एक्सेप्शन में आता है बच्चों। ऐसे तो 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ये पेमेंट गवर्नमेंट को किया गया है तो अलाउड है बच्चों। अगर इस पेमेंट को आपने LIC को दिया है, आपने किसी तरह का पेमेंट LIC को किया है, इंश्योरेंस करवाया है और 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट है, तो सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों। कहता है जाओ, मैंने तुमको डिडक्शन दिया। फिर देखिए बच्चों, कहता है कि पेमेंट मेड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड, उस दिन आप पेमेंट कर रहे हो जिस दिन बैंक क्लोज्ड है, तो भी अलाउड है। कहता है बच्चों पेमेंट इज मेड इन एन एरिया नॉट सर्व्ड बाय द बैंक, वैसा जगह आप पेमेंट कर रहे हो बच्चे, वैसे एरिया में आप पेमेंट कर रहे हो जिस एरिया में बैंक। अच्छा, पेमेंट मेड टू अ फार्मर्स, आपने किसी किसान को, फार्मर्स को पेमेंट किया फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, अलाउड है। 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड है। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है बच्चों, ये गन्ना उगाता है बच्चों, शुगर केन लगाता है, और ये मिल पर ले गया, मिल ने इसको पेमेंट दे दिया बच्चों, कैश पेमेंट कर दिया। मान लो 15,000 का इसने शुगर केन दिया, तो क्या ये अलाउड है? इनकम टैक्स कहता है हाँ बच्चों, बिल्कुल अलाउड है, ये एक्सपेंसेस अलाउड कर दिए गए बच्चों। कहता है कि अगर पेमेंट किसी फार्मर्स को दिया गया होगा बच्चों, किसी फार्मर को दिया गया होगा एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, तो अलाउड है। फिर कहता है बच्चों कि पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने बच्चों एम्प्लॉय को पेमेंट किया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट किया, अच्छा कब किया? फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर 50,000 तक का रिटायरमेंट बेनिफिट आप कैश में देते हैं बच्चों, तो इनकम टैक्स कहता है कि चलो हम इसको एक्सपेंडिचर मानने को रेडी है। इनकम टैक्स बच्चों इसको एक्सपेंडिचर मानने को रेडी है। फिर कहता है बच्चों पेमेंट थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू किया हो, या लेट बिल ऑफ एक्सचेंज आप समझते हैं ना बच्चों, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल के कॉन्सेप्ट याद है ना अकाउंट्स में, तो कहता है बच्चों ये अलाउड है, ये अलाउड है। पेमेंट थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया है तो ये अलाउड है। तो बच्चों ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। चलिए बच्चों, होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग एक बार पहले रिकैप करते हैं बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, एक बार पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हम लोग लेक्चर 19 आज कर रहे हैं, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। अच्छा, सेक्शन 40A3 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 40A3 सिंपल कहता है बच्चों कि अगर आपने कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा किया है तो ये डिसअलाउड है। अगर ये कैश पेमेंट आपने चेक से किया, डिमांड ड्राफ्ट से किया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, तब तो अलाउड है, लेकिन अगर आपने कैश में किया तो ये डिसअलाउड है। देखिए बच्चों, सेक्शन 40A3 क्या कहता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में, एक दिन में बच्चों, वन डे, एक पर्सन को एक दिन में अगर सिंगल ट्रांजेक्शन आप 10,000 से ज्यादा का कर रहे हैं बच्चों, तो कहता है बच्चों कि 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल बिजनेस के लिए। और बच्चों साथ साथ एक और क्लॉज है, अगर कोई वैसा बिजनेस है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कंट्रोल कर रहा है, कैसा बिजनेस बच्चों? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो वैसे सिचुएशन में कहता है बच्चों, वैसे सिचुएशन में कहता है कि ये हम डिसअलाउड कर देंगे। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए बच्चों 35,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट, अगर आप 35,000 तक का कैश पेमेंट करते हो बच्चों तो अलाउड है।
बाकी बिजनेस में बच्चों 10,000 तक का अगर आप एक्सपेंस करते हो तो अलाउड है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इनकम टैक्स जब डिस अलाउड करेगी तो कितना करेगी? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन 40A3 के पर्पस के लिए बिजनेस को दो पार्ट में तोड़ा गया है। बिल्कुल, इनकम टैक्स कहती है बच्चों जीटीए बिजनेस, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिजनेस, और बाकी बिजनेस को कह देती है अदर बिजनेस। अदर बिजनेस के लिए लिमिट रखा है 10,000 और इसके लिए रखा है बच्चों 35,000। यही हम आपको उतना देर से बताना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी में 35,000 तक का कैश पेमेंट करोगे तो अलाउड है, अदर बिजनेस में 10,000 तक का अलाउड है, उसके ऊपर में। तो ये मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। मैंने आपको फिर ये बता, सेक्शन 40A3 कहता है कि अगर एसएससी ने पेमेंट किया है एक पर्सन को या किसी भी पर्सन को एक दिन में, तो वो पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो इनकम टैक्स 100% पूरा का पूरा उस खर्च को बच्चों डिसअलाउड कर देगी, एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर देगी, एक्सपेंडिचर मानने को रेडी ही नहीं है बच्चों। आई बात समझ में? पूरा का पूरा डिसअलाउड कर देगी। हाँ, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल। कुछ एक्सेप्शंस भी है बच्चों, वो एक्सेप्शंस आपके सामने रख दिए गए। अगर पेमेंट गवर्नमेंट को किया गया होगा तो अलाउड है, आप पेमेंट एलआईसी को करते हैं तो अलाउड है, पेमेंट मेड ऑन अ डे व्हेन बैंक इज क्लोज्ड देन इट इज अलाउड, पेमेंट इज मेड इन एन एरिया नॉट सर्व्ड बाय द बैंक, जहां बैंक ही नहीं है उस केस में अलाउड है बच्चों। अगर आपने किसी फार्मर को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है तो ये अलाउड है बच्चों। चलिए बच्चों, तो इतना टॉपिक मैंने आपको बताया। हम लोग आगे सब्जेक्ट मैटर को बढ़ाते हैं बच्चों, कंटेंट को। आइए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अच्छा सर, ये क्या कह रहा है? सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 क्या कहता है? सिंपल सुनिएगा बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। कहता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज डिसअलाउड। बच्चों सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 कहता है कि अगर आप किसी भी तरह का ग्रेचुटी प्रोविजन बनाएंगे, जैसे बच्चों मान लो ये हम लोगों ने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और यहां लिखा टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 10 लाख रुपीज, तो इनकम टैक्स कहता है, सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 कहता है बच्चों कि ये डिसअलाउड है। इस एक्सपेंस को एक्सपेंस मानने को बच्चों रेडी ही नहीं है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहती नहीं, ये डिसअलाउड है। कहने का मतलब बच्चों कि प्रोविजन का आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं बच्चों, आप प्रोविजन को डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, आप प्रोविजन को एक्सपेंस नहीं मान सकते हैं बच्चों, इसको एक्सपेंस नहीं माना जा रहा है सेक्शन 40A सब सेक्शन 7। अगर आप बच्चों किसी ग्रेचुटी का पेमेंट कर देते हैं और वो ग्रेचुटी अगर अनअप्रूव्ड निकल गया तो भी डिसअलाउड है। कहता है ये भी डिसअलाउड होगा अगर वो अनअप्रूव्ड है तब। और ग्रेचुटी का जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो अलाउड है। एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, एक्चुअल पेमेंट को क्या किया गया है बच्चों? एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी इज अलाउड, एक्चुअल पेमेंट को अलाउ कर दिया गया है बच्चों। हाँ, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है बच्चों, ड्यू डेट से पहले तक उसकी पेमेंट कर दी गई हो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे हम उस पर फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि प्रोविजन डिसअलाउड है
प्रोविजन को खर्च नहीं माना जाएगा, आप प्रोविजंस को डेबिट नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने डेबिट कर लिया तो इनकम टैक्स उसको क्रेडिट करवा देगी। और ग्रेचुटी का जो एक्चुअल पेमेंट आप करोगे बच्चों, सिर्फ वही अलाउड है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी डिसअलाउड किए गए हैं बच्चों। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी क्या कर दिए गए हैं बच्चों? डिसअलाउड कर दिए गए। वो अलाउड ही नहीं है बच्चों। इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड करती है, कहती है इसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? होप सो आप समझ पा रहे होंगे। हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी बनाएंगे बच्चों। तो हम लोगों ने डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी तो पढ़ लिया बच्चों। अच्छा, अब हम लोग एक टॉपिक देखेंगे बच्चों, डिसअलाउंस ऑन कंट्रीब्यूशन टू नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है बच्चों कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अनअप्रूव्ड फंड। अगर बच्चों कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी एसएससी अगर किसी तरह के फंड में कंट्रीब्यूशन करता है और वो कंट्रीब्यूशन, वो जो फंड है बच्चों, वो अनअप्रूव्ड फंड है। वो फंड क्या है बच्चों? अनअप्रूव्ड फंड है, तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा बच्चों। सर जैसे बच्चों अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आपने पढ़ा होगा सैलरी में बच्चों, यूआरपीएफ। अगर यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 कहता है बच्चों कि वो डिसअलाउड है। सर मतलब, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब बच्चों की इनकम टैक्स उसको एक्सपेंस नहीं मान रहा है। देख लो ना बच्चों, आपके सामने है स्क्रीन पर, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 कहता है कि मैं उसको खर्च नहीं मानूंगा। अगर आपने स्टाफ वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, मैं उसको एक्सपेंडिचर नहीं मानूंगा। हाँ, इनकम टैक्स ये जरूर कहता है बच्चों, अगर आपने स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई खर्च किया है तो वो अलाउड है। बच्चों बहुत डिफरेंस है, सोच कर देखो। कह रहा है कि आपने स्टाफ को दे दिया, आपने स्टाफ पे खर्च कर दिया, आपने उस पर एक्सपेंस कर दिया, मैं एक्सपेंस मान लूंगा। इनकम टैक्स कहता है बच्चों वो खर्च मानने को क्या है, रेडी है। वो कह रहा है बच्चों, इनकम टैक्स कह रहा है कि मैं एक्सपेंस मान लूंगा अगर आपने स्टाफ के वेलफेयर पे खर्च कर दिया, लेकिन अगर आप फंड बना रहे हो तो मैं डिसअलाउड कर। क्योंकि बच्चों इनकम टैक्स कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि आपने फंड से, आपने जो फंड बनाया उस फंड से आप एम्प्लॉय पर एक्सपेंस करोगे। अगर हम इस तरीके से फंड अलाउ करते रहे तो सब एसएससी कोई ना कोई फंड बनाकर बैठा होगा। समझ रहे हो बच्चों? हर कोई कोई ना कोई फंड बनाकर बैठा होगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कहता है नहीं, अलाउड नहीं। अगर आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया बच्चों, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 कहता है बच्चों डिसअलाउड, मैं इसको एक्सपेंस नहीं मानता, नहीं मानता बच्चों। अच्छा सर, ये जो एक्सपेंसेस की और ग्रेचुटी की बात हुई है, इसके रिगार्डिंग भी तो इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ बिल्कुल है, समझिए बच्चों। बच्चों एक सेक्शन है 43 सबसेक्शन बी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सेक्शन 43 सबसेक्शन बी ये कहता है बच्चों कि आपने मान लो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स का पेमेंट किया, आपने किसी तरह का ड्यूटी पे किया, आपने किसी तरह का सेस पे किया, आपने किसी तरह का फी पे किया। ठीक है बच्चों, एसएससी को कहता है इनकम टैक्स, एनी सम पेबल बाय वे ऑफ, लेकिन इसका डिडक्शन तो हम आपको दे देंगे ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहता है बच्चों जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम डिडक्शन ही नहीं देंगे। तो उसका पेमेंट होना जरूरी है बच्चों। अगर आप पेमेंट कर दोगे
तो हम डिडक्शन दे देंगे। इनकम टैक्स साफ साफ कह रहे हैं कि उसका पेमेंट होना जरूरी है। आई बात समझ में बच्चों? पेमेंट होना जरूरी है। आप पेमेंट कर दो, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे हम डिडक्शन नहीं देंगे। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एनी सम पेबल बाय एसएससी as an expenditure by way of contribution to PF, SAF, सुपर एन्वेशन फंड को बोलते हैं बच्चों SAF, सुपर एन्वेशन फंड, या एनी फंड जो आप अपने एम्प्लॉय के लिए बना रहे हो, सॉरी, एनी फंड मेंटेन फॉर एम्प्लॉय। कहता है ठीक है, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन तभी देंगे जब आप उसका एक्चुअल में पेमेंट करोगे। जब तक आप अपनी एम्प्लॉय को पेड नहीं कर दोगे ड्यू डेट से पहले, तब तक हम अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे बच्चों, एम्प्लॉयर किसी तरह के बोनस का पेमेंट कर रहा है या अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे रहा है, तो इन 43 भी कहता है कि हम अलाउड कर देंगे, हम उसको एक्सपेंस मानने को तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जैसे बच्चों, एनी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने कोई कैपिटल बोरो किया है, लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सेक्शन 43 बी कहता है बच्चों हम एक्सपेंस मान लेंगे, हम एक्सपेंस मान लेंगे, बट एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपने उस इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया हो। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे हम उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अब देखो बच्चों, एक बहुत बड़ा मैटर कहता है, क्या कहता है सुनिएगा। कहता है बच्चों, इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शन, अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है इन सब एक्सपेंसेस का, पेमेंट शैल बी मेड बिफोर आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब बच्चों, टैक्स पे करने से पहले, रिटर्न ऑफ इनकम भरने से पहले आपको इन सभी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देना होगा। बच्चों, जब तक इन सब एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया जाएगा डिडक्शन मिलेगा ही नहीं आपको। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने बच्चों आज के लेक्चर में टोटल 3 सेक्शन को पढ़ा। अगर आपने नोटिस किया बारीकी से तो बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 43 भी पढ़ा, फिर बच्चों मैंने आपको सेक्शन 49, सॉरी, सेक्शन 48 सबसेक्शन 9 बताया बच्चों, और फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 48 सबसेक्शन 7 बताया बच्चों, और फिर लास्टली मैंने आपको बताया एक्सेसिव पेमेंट का मैटर, जो कि हमारा सेक्शन 48(3) में है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और बच्चों जब हम लोग इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो थोड़ा पेशेंस रखना है बच्चों, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ बनवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा।